सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पर आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सो बेसिकली हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो अगेन हम प्रीवियस लेक्चर में जो हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के बारे में स्टडी किया था उसी को आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको बेसिकली प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने आपको इसका कॉमन नेम क्या होता है ये बताया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी बता रखा हूं मैं, लाइव प्रोसेसेस के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में उसी जो रेस्ट पार्ट है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो हमें पढ़ना है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है आज के लाइव सेशन का वो क्या है, मैं अब आपको बोलने वाला हूं कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लार्वल स्टेज। क्या है? लार्वल स्टेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थेस में लार्वल स्टेज पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लार्वल स्टेज जो होता है वो बेसिकली इसके लाइफ साइकिल पर रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसके जीवन चक्र को जो है प्रदर्शित करता है। और लार्वल स्टेज पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस एग्जाम मतलब मेडिकल एग्जाम या फिर किसी भी अदर एग्जाम में, यहाँ तक कि आपके स्टडी मटेरियल में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में वो लार्वल स्टेज पे होते हैं। ठीक है? क्योंकि इसमें एक सिंगल या फिर डबल लार्वा तो होता नहीं, एक प्रॉपर एक लाइफ साइकिल होती है लार्वल स्टेजेस की। किस तरह से एक लार्वा जो है वो दूसरे लार्वा में मॉडिफाई होता है, जो सेकेंड लार्वा होता है वो थर्ड लार्वा में मॉडिफाई होता है। तो इसकी एक कंप्लीट साइकिल होती है जो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टडी करना है। देखिए लाइफ प्रोसेसेस में तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रिप्रोडक्शन तक पढ़ा दिया था कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। और यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शन भी मैंने बताया था जो यूनिसेक्सुअल थे। ठीक है? ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। आज का जो फ्रेश टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लार्वल स्टेज। ठीक है? हमारा जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है ये क्या है, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि अगर हम लार्वल स्टेज की बात करें, किस स्टेज की, अगर हम लार्वल स्टेज की बात करते हैं, यहां पर अलग अलग पर्टिकुलर स्पीसीज में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इसके लार्वल स्टेज के बारे में बताने वाला हूं। साथ साथ जब हम लार्वल स्टेज को पढ़ लेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। यहां पर मैं प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम को जो है कुछ एक क्लासेस में डिवाइड कर लूंगा। ठीक है? और हम ये पूरा एंटायरली क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक क्या है, हम पढ़ने वाले हैं लार्वल स्टेज। ठीक है? यहां पर लार्वल स्टेज में मैं आपको पर्टिकुलर किसके लार्वल स्टेज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं किसके लार्वल स्टेज के बारे में। आपने लीवर फ्लूक का नाम सुना है, हमने प्रीवियस लेक्चर में लीवर फ्लूक को यूज किया था। लीवर फ्लूक को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट, लीवर फ्लूक को ही कहा जाता है फेसियोला हेपेटिका। क्या कहते हैं? लीवर फ्लूक को फेसियोला हेपेटिका कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लाइव सेशन में कि ये जो लीवर फ्लूक होता है उसके लार्वल स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। हम इन सभी लार्वल स्टेजेस को क्या करने वाले हैं, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देखिए लीवर फ्लूक में जो लार्वल स्टेज होता है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया कि लीवर फ्लूक का ही नेम क्या है, मैंने कहा इसी को कहा जाता है फेसियोला हेपेटिका। बेसिकली फेसियोला हेपेटिका का कॉमन नेम लीवर फ्लूक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो मैंने कहा कि ये जो फेसियोला हेपेटिका होता है इसके लार्वल स्टेजेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। वेरी फर्स्ट टॉपिक यही है अपना कि फेसियोला हेपेटिका जो है उसका लार्वल स्टेज क्या होता है। ठीक है? देखिए यहां पर ये जो हम पढ़ने वाले हैं कि यहां पर बेसिकली 5 लार्वल स्टेजेस विच जनरली बिलोंग टू द लीवर फ्लूक एज वेल एज द फेसियोला हेपेटिका। मैं आपको वेरी फर्स्ट ये बताने वाला हूं कितने स्टेजेस हैं, 5 स्टेज। कितने हैं? 5 स्टेजेस हैं। देखिए इस 5 स्टेजेस को हमें सीक्वेंस में ही लर्न करना है। इट मींस कि जो सीक्वेंस मैं आपको फर्स्ट ऑफ द ऑर्डर में बताऊंगा उसके बाद ही सेकंड आना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो कन्वर्जन का फॉर्म होता है, इनका मॉडिफिकेशन का जो फॉर्म होता है कि एक लार्वल स्टेज से कैसे नेक्स्ट लार्वल स्टेज बनते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है? तो आपको इन सभी स्टेजेस को, इन सभी 5 स्टेजेस ऑफ द लार्वल स्टेज को फेसियोला हेपेटिका में सिस्टमैटिक मैनर में ही क्या करना है, लर्न करना है। देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कितने स्टेज की बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ 5 स्टेज के बारे में। और ये स्टेजेस कौन कौन से होते हैं देखिए
जो हमारा जो वेरी फर्स्ट स्टेज होता है इसे हम कहते हैं एम से होता है। मैं पहले आपको एक ट्रिक बता दूं कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर में आप याद कर पाएँ। मैंने कहा ट्रिक क्या है, अपना है ट्रिक। आपको ये याद करना है MSRCM। क्या याद करना है आपको? ये जो है MSRCM हमेशा आपके जो है जुबान पर होना चाहिए, हमेशा आपके टंग पे होना चाहिए जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे फेसियोला हेपेटिका का लार्वल स्टेज के बारे में। तो आप पहले क्या सोचेंगे? आपको सोचना है एक सीक्वेंस, वो क्या है? MSRCM। क्या सोचना है आपको? MSRCM सोचना है। लेकिन हम यही देखने वाले हैं कि आखिर ये MSRCM मैं क्यों बोल रहा हूं। ये इसके 5 लार्वल स्टेजेस हैं। मैंने आपको ये बताया है, फर्स्ट लेटर बता दिया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे माइंड की विजुअलिटी का जो रहता है सीक्वेंस, वो क्या है कि अगर एक सिंगल लेटर भी किसी वर्ड का हमें हिंट मिल जाता है तो तुरंत हम उस वर्ड को क्या कर लेते हैं? पिक कर लेते हैं। इसीलिए आपको ये 5 स्टेज जो है हमेशा लर्न हो और उसी सीक्वेंस में लर्न हो, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक दिया आपको। क्या आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सोचना है कि लार्वल स्टेज जो होते हैं लीवर फ्लूक में, उसको हमें लर्न कैसे करना है? MSRCM। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। देखिए MSRCM में यहाँ पे M है तो यहाँ पे कहा जाता है जो फर्स्ट लार्वल स्टेज होता है ये होता है मिरासीडियम। क्या कहते हैं इसे? बताइए। मैंने कहा इसे कहा जाता है मिरासीडियम लार्वा। सेकेंड लार्वा जो होता है ये होता है स्पोरोसिस्ट लार्वा। क्या होता है? स्पोरोसिस्ट लार्वा कहा जाता है। स्पोरोसिस्ट लार्वा के बाद जो नेक्स्ट लार्वा है उसे हम कहते हैं रीडिया लार्वा। क्या कहते हैं? रीडिया लार्वा कहते हैं। रीडिया के बाद जो नेक्स्ट लार्वा होता है उसे हम कहते हैं सरकेरिया लार्वा। क्या होता है? सरकेरिया लार्वा होता है। सरकेरिया के बाद जो लास्ट लार्वा होता है इसे हम कहते हैं मेटासरकेरिया। क्या कहते हैं? मेटासरकेरिया कहते हैं। अब देखिए मैंने जो ये 5 स्टेजेस बताए हैं, इन सभी में जो स्टार्टिंग का लेटर है वो आपको MSRCM से लर्न करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या बोलना है कि पहले जो है कौन सा लार्वल स्टेज की बात करेंगे? मिरासीडियम। उसके बाद कौन सा होता है? स्पोरोसिस्ट। उसके बाद कौन सा होता है? रीडिया। उसके बाद सरकेरिया। और लास्ट में जो 5th लार्वल स्टेज की हम बात करते हैं वो कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? ये होता है मेटासरकेरिया। ठीक है, हम यहां पे ये डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से लार्वल स्टेज होते हैं इसमें। लेकिन मैं आपको यहां पे क्या बताने वाला हूं, ये तो हमने क्या देखा था? ये तो हमने लार्वल स्टेज फेसियोला हेपेटिका, जिसे हम क्या कहते हैं? लीवर फ्लूक कहते हैं, उसके बारे में स्टडी किया। लेकिन देखिए अगर यहां पर एक नोट पॉइंट डिस्कस करें, क्या मैं यहां पे एक नोट पॉइंट बताने वाला हूं कि अगर हम लीवर फ्लूक के बाद जो एक ब्लड फ्लूक भी स्पीसीज प्लेटीहेलमिन्थीज का ही मेंबर होता है, यहां पर मैं आपको ब्लड फ्लूक के लार्वा के बारे में एक स्पेशल नोट पॉइंट प्रोवाइड करने वाला हूं। और ये नोट पॉइंट क्या है? मैंने कहा अगर हम किस पर्टिकुलर फ्लूक की बात करते हैं, अगर हम ब्लड फ्लूक की बात करते हैं, देखिए ब्लड फ्लूक में क्या होता है? ब्लड फ्लूक में इन 5 जो लार्वल स्टेजेस में से जो लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है, मैं इसको नोट पॉइंट में लेने वाला हूं। देखिए बट ब्लड फ्लूक में कौन कौन से आखिर लार्वल स्टेज जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए एक तो क्या होता है? एक होता है रीडिया। क्या होता है? रीडिया। रीडिया लार्वल स्टेज जो होता है, और साथ साथ एक नेक्स्ट लार्वल स्टेज होता है मेटासरकेरिया। कौन सा? मेटासरकेरिया। तो ये जो मेटासरकेरिया और रीडिया लार्वल होता है वो बेसिकली किस में एब्सेंट होता है? मैंने कहा यहां पर ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। कौन कौन सा लार्वल स्टेज जो है आपको दिख रहा है ब्लड फ्लूक में एब्सेंट होता है? एक और बार देखिए, मैंने कहा यहां पर रीडिया लार्वा की बात करते हैं, मतलब रीडिया लार्वा की बात करते हैं। और 5th नंबर का जो मेटासरकेरिया लार्वा आपको लीवर फ्लूक में देखने को मिला था, मैंने कहा ये 3rd और 5th नंबर का लार्वा रीडिया लार्वा और मेटासरकेरिया लार्वा किसमें नहीं पाया जाता है? मैंने कहा ये ब्लड फ्लूक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रीडिया और मेटासरकेरिया कहां पर नहीं है? ब्लड फ्लूक में नहीं है। लेकिन लीवर फ्लूक में तो ये 5 लार्वल स्टेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सरकेरिया और मेटासरकेरिया। इसका सीक्वेंस भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसी ही पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या करना है? आपको लर्न करना है। तो यहां पर मैंने इसके लार्वल स्टेज की बात कर ली है। ठीक है, तो यहां पे लार्वल स्टेज की हमने बात यहां पर लीवर फ्लूक और ब्लड फ्लूक में किया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लार्वल स्टेज देखने वाले हैं किसमें? मैं अब आपको लार्वल स्टेज बताने वाला हूं टीनिया सोलियम का।
जो टीनिया सोलियम विच इज ए मेंबर ऑफ द सिस्टोडा क्लास, जिसमें मैंने प्रीवियस लाइव सेशन में बताया था आपको कि इसमें आहार नाल जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है, बताया था। और उसमें मैंने बताया था कि उसी पर्टिकुलर टीनिया सोलियम जो होता है उसको हम टैपवर्म कहते हैं, और स्पेशली टीनिया सोलियम को हम पोर्क टैपवर्म कहते हैं। और ये पोर्क क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है जिस पर्टिकुलर टीनिया सोलियम से क्या होता है, पिग और सस जो होता है, पिग में इन्फेक्शन होता है, और उस इन्फेक्टेड पिग का जो पोर्क होता है ना, पोर्क को कहते हैं बेसिकली मांस या फिर मीट कहते हैं या फ्लैश कहते हैं। तो ये पोर्क टर्म जो होता है वो मीट या फिर फ्लैश को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे टीनिया सोलियम, टीनिया वर्ड जो है आपको पता है बेसिकली टैपवर्म कहते हैं, फीताकृमि कहा जाता है, ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर लिए। चलिए हम नेक्स्ट पर्टिकुलर लार्वल स्टेज की बात करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लार्वल स्टेजेस इन द टीनिया सोलियम। अगर हम टीनिया सोलियम में लार्वल स्टेजेस की बात करते हैं तो ये कौन कौन से होते हैं। देखिए टीनिया सोलियम में लार्वल स्टेजेस कितने होते हैं, मैंने कहा होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। और यहाँ पर भी जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में मैं आपको लार्वल स्टेज बताऊंगा उसी ऑर्डर में ही आपको लर्न करना है, सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। देखिए मैंने कहा टीनिया सोलियम का फर्स्ट लार्वल स्टेज, सेकेंड लार्वल स्टेज, थर्ड लार्वल स्टेज कितने होते हैं, 3 लार्वल स्टेज होते हैं, 3 लार्वा अवस्था है, ठीक है। यहां पर देखिए कौन कौन सा होता है। जो फर्स्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लार्वल स्टेज को कहते हैं ऑन्कोस्फीयर। क्या कहा जाता है इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है ऑन्कोस्फीयर। क्या कहते हैं, ऑन्कोस्फीयर कहा जाता है। ऑन्कोस्फीयर जो है फर्स्ट लार्वल स्टेज होता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हेक्साकेंथ लार्वा। क्या होता है, मैंने कहा हेक्साकेंथ आता है। क्या आता है, हेक्साकेंथ लार्वा। हेक्साकेंथ लार्वा के बाद जो नेक्स्ट लार्वा आता है ये होता है सिस्टीसर्कस। क्या होता है, मैंने कहा सिस्टीसर्कस लार्वा होता है। सिस्टीसर्कस लार्वा को हम क्या कह सकते हैं, इसी को कहा जाता है ब्लेडर वॉर्म। क्या कहते हैं इसको, मैंने कहा इसी को कहा जाता है ब्लेडर वॉर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लार्वल स्टेज मैंने आपको बताए हैं। सीधा ही क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑप्शन में, ये तीनों लार्वल स्टेज दे सकता है और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ये पर्टिकुलर टीनिया सोलियम में पाए जाने वाले लार्वल स्टेज में से नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही है, आपको पहचानना होगा कौन कौन सा। अगर उसमें ही टीनिया सोलियम के लार्वल स्टेज वाले क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन मिले तो वो तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो लीवर फ्लूक क्या होता है। मैंने कहा इसका क्या होता है, टीनिया सोलियम का क्या होता है, मैंने कहा फर्स्ट लार्वल स्टेज होता है ऑन्कोस्फीयर, और सेकेंड क्या होता है, ये होता है हेक्साकेंथ, और लास्ट जो होता है क्या होता है, सिस्टीसर्कस होता है। और सिस्टीसर्कस को ही क्या कहते हैं बताइए, मैंने कहा इसी को हम कहते हैं ब्लेडर वॉर्म। क्या कहते हैं, ब्लेडर वॉर्म कहते हैं। जैसे MSRCM मैंने लीवर फ्लूक में बताया था, आप यहां पर भी हिंट लगा सकते हैं। फर्स्ट लेटर आप हमेशा लर्न करें और उस फर्स्ट लेटर को लर्न करने के बाद आप क्विकली जो है रिकॉल कर पाएंगे कि पूरा प्रॉपर वर्ड लार्वा का क्या था। मैंने कहा ऑन्कोस्फीयर तो आपको इसमें O लर्न करना है, हेक्साकेंथ उसमें आपको H लर्न करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद जो है C लर्न करना है। मतलब OHC के रैंडम ऑर्डर में आपको ये लार्वल स्टेजेस का सीक्वेंस पता होना चाहिए। ऑन्कोस्फीयर, हेक्साकेंथ और सिस्टीसर्कस या फिर ब्लेडर वॉर्म आर द लार्वल स्टेजेस, आर द 3 लार्वल स्टेजेस दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द टीनिया सोलियम विच इज ए मेंबर ऑफ द सिस्टोडा क्लास। ठीक है, हमने यहाँ पे बेसिकली लार्वल स्टेज की बात की, और आप इतना जानते हैं कि अगर लार्वल स्टेज जो होता है प्रेजेंट हो, मैंने कहा अगर लार्वल स्टेज यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिख रहा है, मैंने कहा लार्वल स्टेज प्रेजेंट किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होगा। हम यहाँ पे प्रीवियस फाइलम में भी इसको स्टडी कर चुके हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर फाइलम के मेंबर के बीच में, मैंने कहा उसमें क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे अगर लार्वा अवस्था प्रेजेंट होता है, लार्वा अवस्था यहाँ पे क्या है, मैंने कहा प्रेजेंट है। आपने बहुत सारे लार्वल स्टेज के बारे में देखा, तो अगर यहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है, भ्रूणीय परिवर्धन यहाँ पर हमें किस तरह का देखने को मिलता है मुझे बताएं आप। यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, क्या होता है, इनडायरेक्ट टाइप का यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष जो है भ्रूणीय परिवर्धन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ क्या किए, शेयर किए। आपको ये सभी लार्वल स्टेजेस ऑन द फिंगर टिप्स लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब सीधे हम आगे लीड करते हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थीज। मतलब
चपटे मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम यहाँ पे जो भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्या है, ये है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे क्लासेस पढ़ेंगे जो जनरली प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी फैक्ट जो मैं आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में हर फाइलम में दे रहा हूँ, ये वो हर पॉसिबल इंफॉर्मेशन है जो आपको किसी भी बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप इन सभी चीज़ों को जो है एनसीईआरटी का कंटेंट ना माने। एनसीईआरटी में मैक्सिमम जो है 4 to 5 लाइन गिवन होते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, कुछ एक डायग्राम दिए होते हैं, लेकिन यहां पर हम पर्टिकुलर 2 और मोर देन 3 जो है लेक्चर कंज्यूम करते हैं इन ए सिंगल फाइलम को स्टडी करने में। ठीक है, इसीलिए सारे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसी ही सीक्वेंस पे लर्न करना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। पहले आपको बेसिक पढ़ना है और उस बेसिक का इस्तेमाल हर फाइलम में करना है जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब हम सीधे लीड करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। किसका पढ़ रहे हैं हम प्लेटीहेल्मिन्थीज का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको मैंने क्या बताया है, मैंने आपको अभी तक ये सिखाया हुआ है कि अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाए। यहां पे कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया, आधार होना चाहिए जिसके बेसिस पे प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है या फिर वर्गीकरण का जो आधार होता है वो क्या होता है, मैंने कहा क्लासिफिकेशन का आधार यहां पे क्या होता है, इसका आधार होता है हैबिटेट। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर इसके मेंबर को हैबिटेट और हैबिटेट के साथ साथ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बारे में आपने बहुत बार मेरे से सुना होगा। मैंने कहा मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है, एलिमेंट्री अपीयरेंस होता है कि बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई देता है। मैंने कहा इसके प्लेस ऑफ लिविंग, हैबिटेट और इसके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, मैंने कहा हम इसको कितने क्लासेस में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर हम 3 क्लासेस की बात करेंगे। कितने क्लासेस की बात करेंगे, मैं यहाँ पर आपको 3 क्लास के बारे में बताऊंगा। 3 क्लास कौन कौन सा होता है, देखिए अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें तो जनरली ये फर्स्ट क्लास कौन सा होता है, मैंने कहा फर्स्ट क्लास जो हम पढ़ते हैं इसको कहते हैं टर्बिलेरिया। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टर्बिलेरिया। क्या कहते हैं बताइए, इसे टर्बिलेरिया कहते हैं। टर्बिलेरिया के बाद हम किसको स्टडी करते हैं, टर्बिलेरिया के बाद मैं आपको बताता हूं ट्रिमेटोडा। क्या बताता हूं, ट्रिमेटोडा के बारे में बताऊंगा। ट्रिमेटोडा के बाद क्या पढ़ते हैं, ट्रिमेटोडा के बाद जो है बेसिकली हमें पढ़ना होता है क्या, हम पढ़ते हैं ट्रिमेटोडा के बाद वो क्लास जिसके बारे में तो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, सिस्टोडा क्लास। यहाँ पे कितने क्लास है बताइए, मैंने कहा यहाँ पर मैंने 3 क्लासेस लिए हैं। कौन कौन से हैं ये, आई रिपीट, फर्स्ट क्लास है हमारा टर्बिलेरिया, सेकेंड क्लास है ट्रिमेटोडा और थर्ड क्लास है सिस्टोडा। और वर्गीकरण का आधार बेसिकली वो क्राइटेरिया क्या था, बेस क्या था, मैंने कहा एक हैबिटेट था और सेकेंड क्या था, मैंने कहा मॉर्फोलॉजी था। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस पर्टिकुलर क्लास के बारे में स्टडी करने वाले हैं बताएं आप मुझे। मैंने कहा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फर्स्ट क्लास विच जनरली बिलोंग टू द प्लेटीहेल्मिन्थीन एंड व्हाट इज इट। मैंने कहा ये क्या है, ये टर्बिलेरिया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स जो आपको स्टडी करना होता है टर्बिलेरिया में वो बताऊंगा। इसके बाद हम फर्दर ट्रिमेटोडा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सिस्टोडा को डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिमेटोडा से पहले जो टर्बिलेरिया क्लास होता है, फर्स्ट क्लास जो होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज का, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए अगर हम यहाँ पे फर्स्ट क्लास की बात करें तो आप मुझे एक बात बताएं कि टर्बिलेरिया जो जनरली होते हैं इसमें जो भी मेंबर्स आते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं। मैंने कहा इसमें जो भी मेंबर्स आते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ बता दूं मैं आपको, ये बेसिकली कैसे होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा ये फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी प्रकार के यहाँ पर आते हैं। जो भी जीव वो क्या होते हैं, टर्बिलेरिया के ही मेंबर होते हैं, उसी के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग के साथ साथ मैंने कहा यहाँ पर ये फ्री लिविंग होते हैं। यहाँ पर एक सिंगल एग्जांपल हमें स्टडी करना होता है, ये कौन सा है, आपने प्लेनेरिया का डायग्राम जो है प्रीवियस लाइव सेशन में देखा था। और ये जो प्लेनेरिया की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मैंने कहा ये जो प्लेनेरिया है जिसे हम क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम ही होता है डुगेशिया। तो डुगेशिया और जो प्लेनेरिया है बेसिकली फ्री लिविंग होते हैं।
हैं और कौन से क्लास में आते हैं बताएं आप मुझे। मैंने कहा टर्बिलेरिया क्लास में आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बस इसमें हमें इतना ही स्टडी करना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्लेनेरिया के जो भी कैरेक्टर्स थे कि इसमें लोकोमोशन कैसे होता है, सीलिया से होता है, इसमें जो है लेडर लाइक सिस्टम जो है उसका डायग्राम हमने देखा था, ट्रांसवर्स फीचर के बारे में देखा था, ट्रांसवर्स नर्व के बारे में देखा था, लॉन्गिट्यूडनल नर्व जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया जो प्रेजेंट होते हैं, हम इन सभी पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इतने ही कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पे टर्बिलेरिया के बारे में बताया हूँ। अब सीधे लीड करते हैं हम किस पर्टिकुलर क्लास की तरफ। यहाँ पर मैं आपको ट्रिमेटोडा क्लास जो है इसके पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ। कौन सा क्लास है ये? मैंने कहा ट्रिमेटोडा। देखिए ट्रिमेटोडा में जो फर्स्ट कैरेक्टर आपको पढ़ना होता है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो भी मेंबर आते हैं इसका कॉमन नेम क्या होता है। मैंने कहा इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है फ्लूक। क्या होता है? मैंने कहा इसका कॉमन नेम होता है फ्लूक होता है। मतलब जो भी मेंबर आएंगे ट्रिमेटोडा में वो कैसे होते हैं, मैंने कहा उसका कॉमन नेम क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है। सामान्य नाम यहाँ पे होता है फ्लूक। क्या होता है? फ्लूक होता है। लेकिन मैंने आपको ये तो बताया कि इसका कॉमन नेम जो है वो फ्लूक होता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से मेंबर आते हैं। आपको पता है, आपने अभी अभी स्टडी किया है, मैंने वहां पे कहा है कि लीवर फ्लूक, एक कहा है मैंने क्या, एक कहा है ब्लड फ्लूक। ठीक है, यही दो एग्जाम्पल इसमें हमें पढ़ना होता है। देखिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कौन से क्लास का। मैंने कहा प्लेटी हेलमिंथीज का सेकेंड क्लास ट्रिमेटोडा का कॉमन नेम फ्लूक होता है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल होता है ये हमने लिया यहाँ पर, क्या फर्स्ट एग्जाम्पल लिया? ब्लड फ्लूक। क्या लिया है? ब्लड फ्लूक। लेकिन ये ब्लड फ्लूक कॉमन नेम होता है, इसका स्पीसीज का नेम क्या है? स्पीसीज का जो नेम होता है वो होता है सिस्टोसोमा। क्या होता है? सिस्टोसोमा जो है एक मेंबर होता है ट्रिमेटोडा क्लास का, और सिस्टोसोमा जो है सिस्टोसोमा होता है। सिस्टोसोमा जो है इसका ही कॉमन नेम क्या होता है? ब्लड फ्लूक होता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला हिपेटिका के लार्वल स्टेज के से ही मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए फेसियोला हिपेटिका मैंने बता रखा है, और इसी का कॉमन नेम क्या होता है? इसी का तो कॉमन नेम होता है क्या? मैंने कहा इसी को तो लीवर फ्लूक कहा जाता है। क्या कहते हैं? लीवर फ्लूक कहा जाता है। ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब देखिए वन मोर टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे क्लास हैं। ठीक है, इसमें जो भी जनरल कैरेक्टर्स होते हैं हम उसको स्टडी कर रहे हैं। इसके मेंबर के बारे में मैं आपको इन क्लासेस के एग्जाम्पल के बाद वन बाय वन बताऊंगा। हम यहाँ पे जो है फेसियोला हिपेटिका का एक पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कौन सा डिजीज होता है, उस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन यहाँ तो मैं आपसे बस जनरल एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे टू मेंबर्स की बात करते हैं। कौन से क्लास में? ट्रिमेटोडा क्लास जो होता है प्लेटी हेलमिंथीज का, उसका कॉमन नेम मिला मैंने आपको फ्लूक। जो भी मेंबर्स इसमें आएंगे उसको सामान्यतया क्या कहते हैं? उसका कॉमन नेम क्या होता है? फ्लूक होता है। कौन कौन सा है? मैंने कहा एक है ब्लड फ्लूक और एक क्या है? मैंने कहा एक है लीवर फ्लूक। लेकिन फेसियोला हिपेटिका जो होता है इसमें मैंने कहा लीवर फ्लूक आते हैं, और ब्लड फ्लूक जो होता है जनरली किसको कहते हैं? सिस्टोसोमा को कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्लास को स्टडी करते हैं, और नेक्स्ट क्लास इज, मैंने कहा नेक्स्ट क्लास इज सिस्टोडा। सिस्टोडा क्लास के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए अगर हम सिस्टोडा क्लास की बात करें कि हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो है सिस्टोडा क्लास के बारे में पता होना चाहिए, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखिए हमारा जो थर्ड क्लास है वो क्या है? ये हमारा थर्ड क्लास है सिस्टोडा। क्या है? हम पढ़ने वाले हैं सिस्टोडा क्लास के बारे में। सिस्टोडा क्लास के बारे में कुछ एक जनरल डिटेल्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया था कि इसमें जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये आपको पता है। मैंने कहा इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पर क्या एब्सेंट है? मैंने कहा यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है? यहाँ पे एब्सेंट होता है, और ये बता रखा है मैंने। अब सीधे हम यहाँ पे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपने कौन कौन सा स्टडी किया था, यहाँ पे वन मोर टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया है। कौन सा? मैंने आपको बताया था किसके बारे में? टीनिया सोलियम के बारे में बताया था। कौन सा एग्जाम्पल था? टीनिया सोलियम था। टीनिया सोलियम के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं इसी को ही क्या कहते हैं? मैंने कहा इसको कहते हैं टीनिया सेजिनाटा। क्या कहा जाता है? टीनिया सेजिनाटा कहा जाता है। और टीनिया सेजिनाटा के बाद जो है हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो सिस्टोडा क्लास में आता है, हमारे थर्ड क्लास में आता है। मैंने कहा ये क्या होता है? ये होता है इकाइनोकोकस। क्या होता है? इकाइनोकोकस होता है। लेकिन हम यहाँ पे
टीनिया सोलियम के एक पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट देखने वाले हैं कि आखिर हम टीनिया सोलियम जो होता है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, उसके कौन कौन से लार्वल स्टेजेस होते हैं और वो किस तरह से मॉडिफाई होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि टीनिया सोलियम फर्स्ट एग्जाम्पल है, टीनिया सेजिनाटा सेकेंड है और इकाइनोकोकस जो होता है वो क्या होता है, थर्ड है। लेकिन आपको इतना पता है कि टीनिया सोलियम की अगर हम बात करते हैं तो टीनिया सोलियम में क्या कहा जाता है, टीनिया सोलियम में ये कहा जाता है कि ये जो टीनिया सोलियम होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है पोर्क टेपवर्म। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है पोर्क टेपवर्म कहते हैं। अगर हम सेकेंड पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये क्या है, टीनिया सेजिनाटा। आपको पता है इसी को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है बिफ टेपवर्म। क्या कहते हैं, बिफ टेपवर्म। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ये है इकाइनोकोकस और इसका जो कॉमन नेम होता है ये क्या होता है, मैंने कहा इसे कहते हैं डॉग टेपवर्म। क्या कहते हैं इसे डॉग टेपवर्म कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम स्पेशली किस मेंबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे आप मुझे बताएं। यहाँ पर हम यहाँ पे ये जो टीनिया सोलियम मैंने बताया है इस टीनिया सोलियम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमने क्लासिफिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, उसके जनरल फीचर्स को भी देख लिया, लार्वल स्टेजेस के बारे में भी देखा, लाइफ प्रोसेसेस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी देखा, इसके कॉमन नेम जो है इसे फ्लैटवर्म क्यों कहते हैं, हमने ये पूरा स्टडी कर लिया। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, स्पेशली अब हमारा बस दो टॉपिक जो हमें पढ़ना होता है जिससे डिटेल में स्टडी करना होता है। ये क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल और वो जो ट्रिमेटोडा में जो फेसियोला हिपेटिका आता है उसके लाइफ साइकिल को मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे नोट पॉइंट देखेंगे। नोट पॉइंट में बस यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस करूंगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, पहले हम डिस्कस करते हैं फेसियोला हिपेटिका के बारे में कि ये जो फेसियोला हिपेटिका होता है इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, किस तरह के लार्वल स्टेजेस में यहाँ पे कन्वर्जन देखने को मिलता है। ठीक है, फेसियोला हिपेटिका आप जानते हैं इसी को ही क्या कहते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था कि फेसियोला हिपेटिका को ही कहा जाता है क्या, मैंने कहा इसको कहते हैं लीवर फ्लूक। क्या कहते हैं इसको लीवर फ्लूक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं फेसियोला हिपेटिका में हमें क्या स्टडी करना होता है कि ये जो पैरासाइट होता है ये क्या है, पैरासाइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो ये मेंबर होते हैं वो जनरली उनका हैबिटेट जो है या फिर उनका जो बेसिकली हैबिट होता है वो एज ए पैरासाइट भी ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। मैंने बताया था कि ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो फेसियोला हिपेटिका जिसे हम लीवर फ्लूक कॉमन नेम कहते हैं, ये जो है किस तरह का पैरासाइट होता है, ये होता है डाइजेनेटिक पैरासाइट। क्या होता है, मैंने कहा ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। और आपको इतना पता है कि डाइजेनेटिक पैरासाइट के बारे में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, ये जो डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं यहाँ पर डाई का रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ऐसे पैरासाइट को हम डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं जो अपना जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है, अपने जीवन चक्र को, अपने लाइफ साइकिल को कितने होस्ट में कंप्लीट करता है, मैंने कहा ये 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। मतलब डाइजेनेटिक द्विपोषक जो परजीवी होते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं, वो अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट पर डिपेंड रह के क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये 2 होस्ट कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो फेसियोला हिपेटिका होता है इसके 2 होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्राइमरी होस्ट क्या होता है। ठीक है, इसके प्राइमरी होस्ट की बात करेंगे और फिर हम इसके सेकेंडरी होस्ट की बात करेंगे कि इसका सेकेंडरी होस्ट क्या होता है जिसमें ये अपने लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम 1 डिग्री होस्ट और 2 डिग्री होस्ट के बारे में क्या करने वाले हैं। मैंने कहा ये प्राइमरी को बोला 1 डिग्री और सेकेंडरी को क्या बोला, 2 डिग्री होस्ट बोला। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी होस्ट जो होता है फेसियोला हिपेटिका के लाइफ साइकिल में वो जनरली क्या होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं शिप। क्या होते हैं, शिप होते हैं या फिर होते हैं गोट। मैंने कहा भेड़ और बकरी होते हैं। ठीक है, तो ये शिप और गोट जो है वो प्राइमरी होस्ट कंसीडर किए जाते हैं फेसियोला हिपेटिका के केस में। लेकिन अगर हम सेकेंडरी होस्ट की बात करते हैं तो सेकेंडरी होस्ट जो जनरली होता है यहाँ पर स्टूडेंट, बेसिकली वो क्या होता है मैं आपको बता दूं। सेकेंडरी होस्ट यहाँ पे होता है क्या, मोलस्कन्स होते हैं। क्या होते हैं, मोलस्कन्स होते हैं। मोलस्कन्स किसे कहते हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगा। आपने जो 1 to 12 फाइलम लर्न किए थे उसमें मैंने जो आर्थ्रोपोडा के बाद जो मैंने बताया था मोलस्का फाइलम, मोलस्का फाइलम के जितने भी
मेंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोलस्कन्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्पेशली किसकी बात करेंगे, मैंने कहा कि फेसियोला हिपेटिका जो होता है उसका सेकेंडरी होस्ट क्या है, मोलस्कन्स है। मैंने कहा ये 2 डिग्री होस्ट मोलस्कन्स है। मोलस्कन्स में भी हम किसकी बात करते हैं, मैंने कहा मोलस्कन्स में भी हम बात करते हैं किसकी, मैंने कहा यहाँ पर जो मोलस्कन होता है उसे हम कहते हैं स्नेल। स्नेल को आप जानते हैं क्या कहते हैं, घोंगा कहते हैं। तो यहाँ पे स्नेल होता है और स्नेल में भी हम इसके 2 स्पीसीज की बात करेंगे जो यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट होते हैं। एक जो स्नेल होता है वो से हम क्या कहते हैं, एक स्नेल जो है एक होता है प्लेनॉर्बिस, क्या होता है, प्लेनॉर्बिस होता है। और एक तो होता है प्लेनॉर्बिस और एक होता है लिम्निया, क्या होता है, लिम्निया होता है। तो यहाँ पे हमने जो है बोला कि इसका सेकेंडरी होस्ट क्या है, इसका सेकेंडरी होस्ट होता है मोलस्कन्स। क्या होते हैं, मोलस्कन्स होते हैं। मोलस्कन्स में भी मैंने कहा क्या होते हैं, मैंने कहा स्नेल होते हैं। क्या होते हैं, स्नेल होते हैं। मोलस्कन्स में स्नेल होते हैं और स्नेल भी मैंने कहा कौन कौन से हो सकते हैं, एक प्लेनॉर्बिस हो सकते हैं और एक क्या हो सकते हैं, लिम्निया हो सकते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली ये बात की है। अब मैं सीधे ही डायरेक्टली जो है अब नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं कि ये नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि अब फेसियोला हिपेटिका के हमने ये बोला कि ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं, 2 होस्ट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, वो कौन से होते हैं मैंने ये भी बता दिया आपको। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे कौन सा डिजीज होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि फेसियोला हिपेटिका जो है इससे होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं। देखिए फेसियोला हिपेटिका से होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं, बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इससे सिप और गोट में क्या डिजीज देखने को मिलता है, कौन सा रोग होता है। यहाँ पर फेसियोला से एक डिजीज होता है, इसको कहते हैं लीवर रोट। क्या कहते हैं, इस डिजीज को जो कि फेसियोला हिपेटिका से होता है इसे लीवर रोट कहते हैं। लीवर रोट का मतलब होता है यकृत जो है उसमें सड़न होना, मतलब इसमें इन्फेक्टेड जो पर्टिकुलर पार्ट होता है सिप का और गोट का, प्राइमरी होस्ट का, वो क्या होता है, मैंने कहा वो लीवर होता है। यकृत में सड़न रोग हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला है मैंने क्या, इंग्लिश में बोला है लीवर रोट। अब मैं आपको बताऊंगा कि लीवर रोट जो होता है उसे ही आप क्या कहते हैं, इसे ही कहा जाता है, फेसियोला से हो रहा है डिजीज तो हम बोलेंगे फेसियोलिसिस। क्या बोलेंगे, फेसियोलिसिस। फेसियोलिसिस डिजीज जो है वो फेसियोला हिपेटिका से होता है जिसे हम लीवर रोट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इस लीवर रोट और फेसियोलिसिस डिजीज जो होता है इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें जनरली हमें क्या देखने को मिलता है। ये हो किस में रहा है आपको पता है, इसके प्राइमरी होस्ट शिप और गोट में हो रहा है। इससे क्या होता है कि इनका जो बॉडी है ना, मैंने कहा जैसे ही इसमें ये डिजीज हो जाएगा, लीवर रोट हो जाएगा, तो बेसिकली इसके शिप और गोट के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, इसके शरीर का जो तापमान होता है, तो इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, मैंने कहा इनके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं किसके, मैंने कहा फीवर के। ठीक है, मैंने कहा फीवर के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सम टाइम जो एक डिजीज भी होता है जिसे हम कहते हैं पायरेक्सिया। क्या कहते हैं, पायरेक्सिया। तो फीवर और पायरेक्सिया के सिम्टम्स के साथ साथ इस लीवर रोट डिजीज फेसियोलिसिस में हमें क्या होता है, यहाँ पे देखने को मिलता है शिप और गोट में स्टमक पेन भी होता है। क्या होता है, स्टमक पेन भी होता है। ये सब सारे सिम्टम्स बता रहा हूं। स्टमक पेन के साथ साथ यहाँ पे सम टाइम डायरिया डिजीज, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे अतिसार कहते हैं, ये भी इसमें देखने को मिलता है। मैंने आपको क्या बोला कि फेसियोला हिपेटिका से जो डिजीज हो रहा है उसे फेसियोलिसिस कहते हैं, इसी को यकृत में सड़न और लीवर रोट डिजीज कहते हैं। और इससे इसका पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे उसमें जो है फीवर, पायरेक्सिया, स्टमक पेन और डायरिया जैसे जो है पर्टिकुलर डिजीज या फिर कॉम्प्लेक्स डिजीज एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ये सारे डिजीज हो किस में रहे हैं, उसके प्राइमरी होस्ट शिप और गोट में। इसीलिए अब शिप और गोट को क्या बोलेंगे, अब शिप और गोट जिसमें ये डिजीज हो गया है इसको कहा जाता है इन्फेक्टेड। क्या बोलते हैं इसको, मैंने कहा इसे कहा जाता है इन्फेक्टेड प्राइमरी होस्ट। क्या कहते हैं इसे, इन्फेक्टेड प्राइमरी होस्ट कहते हैं। इन्फेक्टेड प्राइमरी होस्ट या फिर इन्फेक्टेड शिप और गोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्फेक्टेड शिप और गोट बोलेंगे। अब ये इन्फेक्टेड शिप और गोट जो होता है स्टूडेंट, बेसिकली इन्फेक्टेड या फिर संक्रमित भेड़ और बकरी से ही क्या होने वाला है, मैंने कहा यहाँ पर इन्फेक्टेड शिप से क्या होता है, अब
अब हम उन 5 स्टेजेस जो मैंने आपको इसके लार्वा में बताए थे, लार्वल स्टेजेस हमने डिस्कस किया था, तो उस पर्टिकुलर लार्वल स्टेज की बात करने वाले हैं कि जैसे ही हम इन्फेक्टेड प्राइमरी होस्ट की बात करते हैं, जिसे हम शिप और गोट कहते हैं, तो इससे इनके बॉडी से क्या होता है, मिरासीडियम जो लार्वा होता है, इसका फर्स्ट लार्वा होता है, आपको पता है हमने MSRCM के शॉर्ट ट्रिक से इसको लर्न किया था। अब देखिए मैंने कहा इसमें जो मिरासीडियम लार्वा होता है, कौन सा लार्वा, मिरासीडियम जो लार्वा होता है, ये इन्फेक्टेड शिप और गोट से किस में आ जाएगा, मैंने कहा ये मिरासीडियम लार्वा इनके बॉडी से बाहर निकल के, इन्फेक्टेड शिप और गोट से बाहर निकल के कहाँ जाता है, वाटर में आ जाता है, जल में आता है। कहाँ पे आता है, वाटर में आता है। वाटर में आने के बाद मैंने कहा ये किसको इन्फेक्ट करता है, वाटर में आने के बाद जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी होस्ट इसका स्नेल होता है। क्या होता है, स्नेल होता है। स्नेल में भी मैंने, स्नेल क्या है, स्नेल मोलस्कन्स है, और स्नेल में भी जिस स्पीसीज की बात की थी मैंने कहा कौन से थे, वो प्लेन ऑर्बिस थे और लिम्निया थे। तो ये इन्फेक्टेड शिप के बॉडी से ये जो मिरासीडियम लार्वा होता है वो निकल करके कहाँ आ गए, मैंने कहा वाटर में आ गए। वाटर में ही क्या प्रेजेंट है, वाटर में मोलस्कन प्रेजेंट है। बेसिकली ये क्या है, सेकेंडरी होस्ट है इसका। मैंने कहा ये मोलस्कन यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री होस्ट होता है, और ये मोलस्कन के बॉडी में क्या हो जाते हैं, स्नेल के बॉडी में एंट्री कर जाते हैं। जैसे ही ये स्नेल के बॉडी में एंट्री कर जाएंगे तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये स्नेल के बॉडी में एंट्री करने के बाद ये जो मिरासीडियम लार्वा होता है, ये क्या है, मैंने कहा ये जो मिरासीडियम लार्वा होता है अब ये किस में मॉडिफाई हो जाएगा, ये स्पोरोसिस्ट लार्वा में। मैंने कहा कौन से लार्वा में, ये जो स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है। उसके बाद नेक्स्ट लार्वा जो होता है उसे हम रीडिया कहते हैं, आपको पता है। और रीडिया के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, सर्केरिया लार्वा होता है। क्या होता है, सर्केरिया लार्वा होता है। तो मैंने कहा जैसे ही ये मिरासीडियम वाटर में आया, वाटर में इसको कौन मिला, स्नेल मिला। स्नेल को इसने क्या किया, इन्फेक्ट किया, और स्नेल के बॉडी में एंटर कर करके ये मिरासीडियम लार्वा किसमें मॉडिफाई हो रहा है, नेक्स्ट लार्वल स्टेज, लार्वा अवस्था में मॉडिफाई हो रहा है। और ये मिरासीडियम लार्वा अब बनाएगा क्या, स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट से क्या बनाएगा, रीडिया। रीडिया से क्या बनाएगा, सर्केरिया बनाएगा। और ये जो सर्केरिया है यहाँ तक डेवलपमेंट हो गया है। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट बोला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिरासीडियम लार्वा किसको इन्फेक्ट कर रहा है, स्नेल को। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्नेल क्या है, इसका सेकेंडरी होस्ट। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये जो फेसियोला हेपेटिका है उसका सेकेंडरी होस्ट स्नेल होता है। इसको इन्फेक्ट करने वाले कौन से लार्वल स्टेज होते हैं, तो मिरासीडियम लार्वा किसको इन्फेक्ट करता है, स्नेल को। और स्नेल क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट। तो मैंने कहा जो मिरासीडियम लार्वा होता है वो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, स्नेल को कर रहा है, मोलस्कन को कर रहा है, 2 डिग्री होस्ट को कर रहा है। और ये चेंज किसमें हो गया है, अब तक मैंने कहा स्पोरोसिस से रीडिया, रीडिया से सर्केरिया में चेंज हो गया है। अब क्या आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम किसकी बात करें, इसके जो लास्ट जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वा अवस्था है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मेटासर्केरिया। क्या कहते हैं इसे, मेटासर्केरिया कहते हैं। मैंने कहा मेटासर्केरिया कहा जाता है। और ये जो मेटासर्केरिया लार्वा है, क्या है, मेटासर्केरिया लार्वा अब क्या होगा, मेटासर्केरिया लार्वा जो है इसके प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। प्राइमरी होस्ट क्या है, मैंने कहा यहाँ पे प्राइमरी होस्ट आपको पता है शिप और गोट होता है। क्या होता है, 1 डिग्री होस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 डिग्री होस्ट जो होता है वो क्या होता है, मैंने कहा शिप होता है। और क्या होता है, मैंने कहा गोट होता है, मतलब भेड़ और बकरी होते हैं। तो वहां पे वापस देखिए, अगर हम मिरासीडियम की बात करते हैं तो मिरासीडियम संक्रमण उत्पन्न करेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, किसमें, इसके सेकेंडरी होस्ट जिसे हम स्नेल कहते हैं। लेकिन अगर हम मिरासीडियम की जगह अगर हम मेटाकर्केरिया या फिर मेटासर्केरिया लार्वा की बात करते हैं, वो किसको इन्फेक्ट करेगा, मैंने कहा ये जो है मेटासर्केरिया इन्फेक्ट करता है इसके प्राइमरी होस्ट को। और प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, शिप और गोट होता है। तो इन सभी लाइफ प्रोसेसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है इन्फेक्शन कौन से लार्वा से किस पर्टिकुलर होस्ट में हो रहा है। अगर क्वेश्चन हो कि सेकेंडरी होस्ट में कौन से लार्वा से इन्फेक्शन होता है, आपका आंसर होगा मिरासीडियम। अगर क्वेश्चन हो कि मेटासर्केरिया जो है वो पर्टिकुलर किस होस्ट में करता है इन्फेक्शन, या फिर प्राइमरी होस्ट में बेसिकली किस लार्वल स्टेज से इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो
तो आपका आंसर होगा मेटासर्केरिया। ठीक है, हम वन मोर टाइम ये जो हमने स्टडी किया है फेसियोला हेपेटिका का लाइफ साइकिल मैं आपको बताने वाला हूं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि बेसिकली फेसियोला हेपेटिका और लीवर फ्लूक विच इज अ मेंबर ऑफ ट्रिमेटोडा क्लास ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थेस आर जनरली एक्ट एज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। एज आई टेल बिफोर इन द प्रीवियस लेक्चर दैट व्हाट इज द डाइजेनेटिक पैरासाइट, मैंने कहा दिस टाइप ऑफ पैरासाइट जनरली कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल इनटू द depend on the two particular different host. In the case of digenetic parasite Fasciola hepatica, the primary host is 1 degree host is sheep and goat. On the other hand, the secondary host is molluscans, and especially in the molluscan it is snail, and especially in the snail it is Planorbis and Limnia. Right? यहाँ पे हमने डिस्कस किया, मैंने कहा which particular disease that is caused by the infection of the Fasciola hepatica in the primary host sheep and the goat. It is liver rot. Liver rot disease is also known as fasciolosis. ठीक है, and what is the particular symptoms of the fasciolosis disease? It is body temperature, कि यहाँ पे increasement in the body temperature you can see here, and what are the diseases complexes that can be seen in this fasciolosis disease? It can be fever, it can be pyrexia, it can be stomach pain as well as diarrhea भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अब जो sheep और goat है इसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो मैंने कहा कि उस पर्टिकुलर शिप गोट जिसमें इन्फेक्शन हो गया है इसको बोल रहे हैं अब इन्फेक्टेड या संक्रमित प्राइमरी होस्ट बोल रहे हैं, या फिर संक्रमित भेड़ और बकरी बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड प्राइमरी होस्ट से क्या होगा, इनके बॉडी से मिरासीडियम लार्वा जो है निकल करके कहां आ जाएगा, मैंने कहा ये वाटर में आ जाएगा। वाटर में इसका सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल। ठीक है, और ये मिरासीडियम लार्वा इसके सेकेंडरी होस्ट में एंटर करेगा, उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, और मिरासीडियम लार्वा किसमें चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट लार्वल स्टेज में चेंज होगा, जिसे हम कह रहे हैं स्पोरोसिस्ट, रीडिया और सर्केरिया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेकेंडरी होस्ट जो होता है उसको इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया मिरासीडियम ने, लेकिन प्राइमरी होस्ट को कौन करेगा, तो सबसे लास्ट लार्वल स्टेज होता है जिसे हम मेटासर्केरिया कहते हैं। ये जो है प्राइमरी होस्ट जो कि सिप और गोट होता है उसको क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, आपने ये स्टडी किया, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर सिंगल कंसेप्ट से आपको मॉड्यूल्स में देखने को मिलता है, लेकिन ये जो याद करना है ये थ्योरी वाइज याद नहीं करना है। मैंने जिस पर्टिकुलर सिस्टमैटिक सीक्वेंस में आपको लर्न करवाया है उसी में ही आपको क्या करना है, इन सभी बातों को ब्रेन में एडजस्ट करना है ताकि लॉन्ग टाइम के लिए वो आपके ब्रेन में सेव रहे। ठीक है, हम सीधे अब लीड करते हैं। हमने कहा था क्या, हम यहाँ पे टू पर्टिकुलर स्पीसीज के लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे फेसियोला हेपेटिका के बारे में, और उसके बाद में बताऊंगा आपको टीनिया सोलियम के लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं टीनिया सोलियम के बारे में। मैंने आपको फेसियोला हेपेटिका के बारे में बता दिया, अब मैं बताऊंगा टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल, कि इसमें टीनिया सोलियम पे कौन कौन से क्वेश्चन जनरली आपको मॉड्यूल्स में देखने को मिलते हैं या जो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में आ सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीनिया सोलियम। क्या है, मैं आपको अब टीनिया सोलियम, केवल इस टीनिया सोलियम के पूरे कंप्लीट लाइफ साइकिल को बताने जा रहा हूं। हमने हालांकि बहुत सारे जनरल कैरेक्टर्स तो हमने स्टडी कर लिया है टीनिया सोलियम के बारे में। आप जानते हैं टीनिया सोलियम का कॉमन नेम क्या होता है, हम यहां से अगेन स्टार्ट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं पोक टेपवर्म। आप सभी को पता है ये क्या है, मैंने कहा इसको कहते हैं पोक टेपवर्म। ठीक है, लेकिन ये तो पता है, हम यहां से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा अब जो हमारा वेरी फर्स्ट पॉइंट है कि टीनिया सोलियम जो है इसके बॉडी पार्ट से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो टीनिया सोलियम होता है जनरली इसके कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं, मैंने कहा इसके होते हैं 3 पार्ट्स। इनके बॉडी के पार्ट्स कितने होते हैं, मैंने कहा इनके बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके क्लियरली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और ये 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। इनके बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसे कहते हैं स्कोलेक्स। क्या कहते हैं, इसे स्कोलेक्स कहते हैं। सेकेंड पार्ट जो होता है टीनिया सोलियम के बॉडी का उसे हम कहते हैं नेक। क्या कहते हैं, नेक मतलब ग्रीवा भाग कहते हैं। थर्ड पार्ट जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्वेडो सेगमेंट। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है स्वेडो सेगमेंट। और ये जो स्वेडो सेगमेंट्स होता है इसे हिंदी में कूटखंड कहते हैं, और इसी स्वेडो सेगमेंट को क्या कहते हैं, इसी स्वेडो सेगमेंट को कहा जाता है स्ट्रोबिला। क्या कहते हैं, स्ट्रोबिला कहते हैं। स्ट्रोबिला के लिए एक और टर्म यूज कर सकते हैं, इसी को कहते हैं प्रोग्लोटिड। क्या कहते हैं,
प्रोग्लोटिड कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। मैंने आपको यहाँ पर 3 बेसिक पार्ट में 3 बॉडी पार्ट्स ऑफ द टीनिया सोलियम पोक टेपवर्म के बारे में बताया। फर्स्ट पार्ट क्या है, स्कोलेक्स है। सेकेंड पार्ट क्या है, नेक है। थर्ड पार्ट क्या है, स्वेडो सेगमेंट है। और इस स्वेडो सेगमेंट को ही क्या कहते हैं, स्ट्रोबिला कहते हैं। स्ट्रोबिला को ही क्या कहा जाता है, मैंने कहा प्रोग्लोटिड कहा जाता है। तो इसके 3 पार्ट्स तो हमने देखा, लेकिन इसको हम पर्टिकुलर एक हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ टीनिया सोलियम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होता है और क्यों इनके जो लास्ट पार्ट होता है उसको स्वेडो सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डायग्राम मैं आपको बनाने वाला हूँ ये इसका रियल डायग्राम नहीं है, ये बस एक लीनियर डायग्राम होता है, इसका हाइपोथेटिकल डायग्राम होता है, ताकि इसके जनरल कैरेक्टर्स को आप इजियली अपने ब्रेन में सेट कर पाएं। मैंने कहा ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं ये स्पीसीज क्या दिख रहा है आपको, मैंने कहा ये टीनिया सोलियम है। क्या है ये, टीनिया सोलियम है। अब इस पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ द टीनिया सोलियम में इसके बॉडी पार्ट्स की बात करें, देखिए ये जो बॉडी पार्ट है, इतना पर्टिकुलर पार्ट जो होता है टीनिया सोलियम की बॉडी का, इसे हम क्या कहते हैं, मैंने कहा ये फर्स्ट पार्ट होता है और इसे कहा जाता है स्कोलेक्स। क्या कहते हैं, स्कोलेक्स कहते हैं। इतना पर्टिकुलर पार्ट जो होता है इसके बॉडी का, ये पर्टिकुलर पार्ट जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे सेकेंड पार्ट कहते हैं। और ये क्या होता है, ये नेक होता है। क्या होता है, नेक होता है। और देखिए इतना पर्टिकुलर पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसके बॉडी का, इसे क्या कहा जाता है, इसे ही तो हम कहते हैं कूटखंड, जिसे हम कहते हैं स्वेडो सेगमेंट। ये इसका कौन सा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वेडो सेगमेंट कहते हैं। और इसी को ही समटाइम क्या कहा जाता है, स्ट्रोबिला कहा जाता है। हम ये भी बात करेंगे इसे स्ट्रोबिला क्यों कहते हैं, लेकिन यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये डायग्राम किसका है, टीनिया सोलियम का है। टीनिया सोलियम में फर्स्ट पार्ट इतना जो है स्कोलेक्स होता है, इतना नेक होता है, और ये पर्टिकुलर पार्ट क्या होता है, स्वेडो सेगमेंट होता है, जिसे हम स्ट्रोबिला कहते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में मैंने हर एक पार्ट को लेबल किया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट जो बताने वाला हूँ वो क्या है। जनरली यहाँ पे स्टूडेंट क्या समझते हैं कि स्कोलेक्स जो है वो टीनिया सोलियम का माउथ होता है, उसका मुख होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहा टीनिया सोलियम में जो स्कोलेक्स पाया जाता है वो टीनिया सोलियम का माउथ नहीं है। यहाँ तो माउथ क्या होता है, अब्सेंट होता है। मैंने कहा टीनिया सोलियम में पाया जाने वाला स्कोलेक्स टीनिया सोलियम का माउथ नहीं होता है। तो यहाँ पे इसी को समझने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ अब, कि इस टीनिया सोलियम जो है इसके पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर में इसका जो स्कोलेक्स आपको दिख रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। मैंने कहा ये स्कोलेक्स पार्ट जो है इसको हम क्या करने वाले हैं, अगेन माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे। मैंने बहुत बार ऐसे पॉइंट्स बताए हैं, जैसे मैंने बॉडी वॉल को कई बार माइक्रोस्कोपिक व्यू करके बताया कि जिससे बहुत सारे जनरल कैरेक्टर जो हैं इसके देखने को मिलते हैं। इसके स्कोलेक्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको हम इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब सूक्ष्मदर्शी जो व्यू होता है उससे हम समझ सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर हमने क्या किया, इसके स्कोलेक्स वाले पार्ट को मैंने कहा बाय माइक्रोस्कोप हम क्या कर रहे हैं, देखते हैं। अगर बाय माइक्रोस्कोप हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा, मैंने कहा ये है बेसिकली माइक्रोस्कोपिक व्यू जो मैं बनाने जा रहा हूं यहाँ पर। इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, 2 पेयर्स ऑफ सकर्स मिलेंगे। मैंने कहा यहाँ पे क्या मिलेंगे, सकर्स के बारे में आपने सुना भी होगा, इसका हिंदी टर्म होता है चूसकांग, जो कि सक करने के लिए पर्टिकुलर काम आता है। फूड को सक कर सकते हैं या किसी अदर सब्सटेंस को सक कर सकते हैं। मैंने कहा ये जो 2 पेयर्स जो मिलते हैं यहाँ पर उसको हम कैसे स्टडी करेंगे, मैंने कहा 2 पेयर्स मतलब यहाँ पे 2 जोड़े या फिर मैंने कहा 4 सकर मिलते हैं। और ये सकर कैसे होते हैं, ये देखिए इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू में जो सकर हमें दिखाई देते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा कुछ ऐसे होते हैं। ये इसका फर्स्ट सकर हो गया, ये जो है इसका सेकेंड सकर हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका थर्ड सकर हो गया, और ये इसका क्या हो गया, फोर्थ सकर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको कितने सकर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 पेयर्स ऑफ सकर्स दिख रहे हैं। और मैंने कहा ये जो 2 पेयर्स ऑफ सकर्स हैं वही हमें दिखाई देते हैं कहाँ पर, मैंने कहा ये हमें दिखाई देते हैं टीनिया सोलियम के स्कोलेक्स वाले भाग में। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरह से दिखाई देते हैं। ये जो 2 पेयर्स ऑफ सकर्स मैंने बनाए हैं, जनरली इसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा, एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मैंने कहा ये जो है इसका
स्कॉलेक्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू है और यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि इसका सेंटर पार्ट, केंद्र वाला जो भाग होता है कुछ इस तरह से राउंडेड भाग होता है। क्या होता है? इसके केंद्र वाले भाग को राउंडेड भाग कहते हैं, या फिर ये जो है बेसिकली गोलाकार भाग होता है। और इस पर्टिकुलर गोलाकार भाग को क्या कहते हैं? रोस्टेलम। क्या कहते हैं? रोस्टेलम कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूं कि ये जो हमने यहां पर बनाए हैं ना, क्या यहां पर हमने जो बनाया है ये 2 पेयर्स सकर है। ये क्या है? मैंने कहा यहां पर ये 2 पेयर्स ऑफ सकर्स होते हैं। क्या होते हैं? सकर्स होते हैं। जनरली ये कितने होते हैं? 2 पेयर्स या 4 इन नंबर होते हैं। इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है? मैंने कहा ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके कहां प्रेजेंट है? मैंने कहा इसके सेंटर में प्रेजेंट है। और इसको कहते क्या है? मैंने कहा इसे कहा जाता है रोस्टेलम। क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे रोस्टेलम कहा जाता है। और ये कहां प्रेजेंट है? मैंने कहा इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू में ये इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, केंद्र में पाया जाता है। और ये होता कैसे है? मैंने कहा ये राउंड होता है। कैसे होता है? ये राउंड होता है, मतलब गोलाकार होता है। ठीक है, हमने ये स्टडी किया। लेकिन इसके रोस्टेलम के बाहर भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा इसके रोस्टेलम के बाहर क्या प्रेजेंट होगा? ये इस तरह से, मैंने कहा इस तरह से जो है कुछ एक हुक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये जो बना रहा हूँ ना, ये क्या है? इसके पर्टिकुलर जो माइक्रोस्कोपिक व्यू में जो हमने स्कॉलेक्स लिया है, यहाँ पर रोस्टेलम तो है केंद्र वाले भाग में, लेकिन रोस्टेलम के चारों तरफ क्या पाया जाता है? इस तरह से इसमें हुक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इस हुक को क्या कहते हैं? मैंने कहा ये हुक जो है वो क्या कहलाता है? इट इज़ नोन एज काइटिनियस हुक। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे हम कहते हैं काइटिनियस। काइटिनियस हुक कहते हैं। क्या कहते हैं? काइटिन युक्त जो हुक होते हैं। हुक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हुक को कहते हैं अंकुश। लेकिन उससे ज़्यादा परफेक्ट वर्ड आपको ये होगा कि आप हुक्स को हुक्स ही पढ़ें। ठीक है, मैंने कहा काइटिनियस हुक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके नंबर की बात करें कि कितने काइटिनियस हुक होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं 22 to 32। कितने होते हैं? 22 से लेकर के 32 होते हैं। 22 से 32 यहाँ पे काइटिनियस हुक यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि ये जो राउंडेड पर्टिकुलर पार्ट होता है ना रोस्टेलम, उसके सराउंडिंग में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लेकिन ये काइटिनियस हुक जो है उससे जो है बेसिकली टीनिया सोलियम के स्कॉलेक्स को किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करेगा? मैंने कहा टीनिया सोलियम है क्या? टीनिया सोलियम इज एंडोपेरासाइट। क्या होता है ये? एंडोपेरासाइट होता है। एंडोपेरासाइट है तो पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें ये एंडोपेरासाइट के फॉर्म में होगा, वो बेसिकली उसके इनसाइड द बॉडी क्या होगा? मतलब पैरासाइट के फॉर्म में, मतलब आंतरिक परजीवी के रूप में पाया जाएगा। और यहाँ पर ये काइटिनियस हुक जो होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है? ये काइटिनियस हुक टीनिया सोलियम को इंटेस्टाइनल वॉल से क्या करता है? अटैच करने में हेल्प करता है। मैंने कहा ये हेल्प कर रहा है। बेसिकली क्या हेल्प कर रहा है? कि काइटिनियस हुक जो आपको दिख रहा है, जो 22 से 32 इन नंबर होते हैं, इट जनरली हेल्प द टीनिया सोलियम टू अटैच विद द इंटेस्टाइनल वॉल। यहाँ पे इंटेस्टाइनल वॉल का मतलब भी क्या होता है हिंदी में, ये भी बताऊंगा आपको। इसका मीनिंग होता है ये जो आंतरीय दीवार है ना, आंत का जो दीवार होता है, ठीक है, तो इंटेस्टाइनल वॉल से अटैचमेंट करने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है? काइटिनियस हुक प्रेजेंट होता है। ये एंडोपेरासाइट के फॉर्म में सीधे ही इंटेस्टाइनल वॉल या फिर आंतरीय दीवार से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। ठीक है, इसमें हेल्प कौन करता है? काइटिनियस हुक। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, लेकिन यहां पर एक नोट पॉइंट आपको बताने वाला हूं। अब ये देखिए नोट पॉइंट क्या है। मैंने कहा अगर हम नोट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं इसके नोट पॉइंट को। देखिए नोट पॉइंट की बात करेंगे तो हमने ये तो टीनिया सोलियम के बारे में देखा ना कि इसके स्कॉलेक्स में यहाँ पर ये कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम टीनिया सोलियम की बात ना करके यहाँ पे अगर मैं इसका कंपेयर कर रहा हूँ किससे? टीनिया सेजिनाटा से। किससे? टीनिया सेजिनाटा से। कि आखिर टीनिया सेजिनाटा जो है उसमें हमें किस तरह के कैरेक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो कि इसको डिफर करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। मैंने कहा देखिए टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैंने ये तो कहा कि टीनिया सोलियम में जो है 2 पेयर सकर हैं, इसमें रोस्टेलम भी है, काइटिनियस हुक भी होता है। लेकिन टीनिया सेजिनाटा में क्या नहीं होता? मैंने कहा यहाँ पे रोस्टेलम नहीं होता। क्या नहीं होता? ये जो रोस्टेलम होता है ना स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है?
अब्सेंट होता है। अब जब रोस्टेलम नहीं है, ठीक है, तो रोस्टेलम नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं इसमें काइटिनियस हुक भी नहीं होता। क्या नहीं होता? ये जो काइटिनियस हुक्स होते हैं, काइटिनियस हुक भी इसमें नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इसके बारे में। ये क्या है? अगर हम टीनिया सोलियम के या फिर टीनिया सेजिनाटा के, मैंने कहा टीनिया सेजिनाटा के रोस्टेलम की बात करें, यहाँ पे नहीं होगा। हुक्स की बात करें तो हुक्स भी क्या नहीं होता? मैंने कहा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन सीधा आएगा कि कैसे टीनिया सोलियम टीनिया सेजिनाटा से डिफर होता है, ठीक है। और ये दोनों ही टेपवर्म होते हैं, आपको पता है, फीताकर्मी होते हैं। तो बस आंसर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि इन द टीनिया सेजिनाटा देयर इज द एब्सेंस ऑफ रोस्टेलम एज वेल एज द काइटिनियस हुक, ठीक है। वो जो है आपको आंसर मार्क करना है, वही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहां पर इन सभी चीजों को डिस्कस करने के बाद इसे ही कंटिन्यू करते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू हमने क्या कर लिया है? कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। देखिए, मैं अब आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट पॉइंट। ये बेसिकली है कि टीनिया सोलियम जो है उसमें थर्ड पार्ट क्या है? इसके बॉडी का जो थर्ड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्यूडो सेगमेंट या स्ट्रोबिला। लेकिन अब क्वेश्चन कहां से आएगा कि ये जो थर्ड पार्ट होता है जिसे हम स्ट्रोबिला कहते हैं, तो बेसिकली ये जो स्ट्रोबिला पार्ट होता है, अगर टीनिया सोलियम क्या करे? मैंने कहा उसको बाहर निकाल दे, ठीक है। मैंने कहा पीसेज में या टुकड़े में इसको बाहर निकाले, तो ये प्रोसेस कौन सा होता है, हम ये देखने वाले हैं। देखिए, मैंने कहा इसके थर्ड पार्ट को क्या कहते हैं? स्ट्रोबिला कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्ट्रोबिला कहते हैं। और एक प्रोसेस होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है स्ट्रोबिलेशन। क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलेशन कहते हैं। और ये जो स्ट्रोबिलेशन का प्रोसेस होता है, ये जनरली किस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन का मेथड है? यहाँ पर ये जो है स्ट्रोबिलेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है? मेथड होता है। कौन सा? मैंने कहा स्ट्रोबिलेशन इज अ मेथड, इट इज अ टेक्निक ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की क्या है? एक विधि है। और इस स्ट्रोबिलेशन से ही टीनिया सोलियम क्या करेगा? मैंने कहा इसी पर्टिकुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर स्ट्रोबिलेशन से ये अपने स्ट्रोबिलेशन के प्रोसेस के द्वारा स्ट्रोबिला को क्या करेगा? रेगुलर बेसिस पे फॉर्म करेगा। मतलब किसका फॉर्मेशन करेगा? ये स्ट्रोबिला क्या है इसका? मैंने कहा ये जो सेगमेंट्स होते हैं, जो स्वेडो सेगमेंट होते हैं, उसको क्या करेगा? रेगुलर बेसिस पे फॉर्म करेगा, मतलब बनाएगा, ठीक है। हमने ये सारे पॉइंट को क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एपोलाइसिस। क्या कहते हैं? इसे एपोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोलाइसिस कहते हैं। अब ये एपोलाइसिस क्या होता है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि एपोलाइसिस हम किसे कह सकते हैं। एपोलाइसिस जो है एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें ये जो इसका थर्ड पार्ट है, स्वेडो सेगमेंट वाला जो पार्ट होता है, जनरली वो स्वेडो सेगमेंट वाले पार्ट को क्या करता है? ये कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसमें ये जो है टीनिया सोलियम से डिजीज हो रहा है, उस इन्फेक्टेड पर्सन के जो वेस्ट मटेरियल होता है, मैंने कहा इन्फेक्टेड पर्सन के जो वेस्ट मटेरियल होता है, उस मल पदार्थ से, उस सर्जी पदार्थ से ये जो है टीनिया सोलियम का जो स्ट्रोबिला वाला पार्ट होता है, वो टूट टूट कर क्या होता है? ब्रेक डाउन होकर के बाहर निकलता है उसके वेस्ट मटेरियल के साथ। और मैंने कहा इसी ही प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपोलाइसिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बहुत सारे मॉड्यूल में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एपोलाइसिस क्या होता है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, एपोलाइसिस क्या होता है कि ये जो स्वेडो सेगमेंट होते हैं ना, मैंने कहा ये जो क्या होते हैं? स्वेडो सेगमेंट्स होते हैं, कूटखंड होते हैं। ये स्वेडो सेगमेंट्स क्या होते हैं? जनरली ये स्वेडो सेगमेंट बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा बाहर निकलते हैं किससे? मैंने कहा वेस्ट मटेरियल होता है किसमें? इन इन्फेक्टेड पर्सन। मैंने कहा कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कोई भी ऐसे संक्रमित व्यक्ति की जिसमें किसका हो गया संक्रमण। मैंने कहा इसमें संक्रमण हो गया है किसका? बेसिकली यहाँ पर टीनिया सोलियम का अगर संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के वेस्ट मटेरियल से, किससे? मैंने कहा वेस्ट मटेरियल, उसके मल पदार्थ से किसका बाहर होना? मैंने कहा ये जो है वेस्ट मटेरियल में क्या निकलते हैं बाहर? इसका स्वेडो सेगमेंट निकलता है। और इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? एपोलाइसिस कहते हैं, ठीक है।
मतलब टीनिया सोलियम के कूट खंड का जो है इन्फेक्टेड पोर्शन से उसके वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर आना ही क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, यहां पर हम एपोलाइसिस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब सीधे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इन सभी पॉइंट को मैं यहां पे वन मोर टाइम आपको बता दूं। मैंने आपको क्या बताया कि टीनिया सोलियम के बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, स्कॉलेक्स, नेक, स्यूडो सेगमेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल डायग्राम लिया इनके बॉडी पार्ट को समझाने के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका स्कॉलेक्स, इसका माउथ नहीं होता। उसके बाद मैंने स्कॉलेक्स को माइक्रोस्कोप से देखा, वहां पे आपको क्या दिखाई दिया, 2 पेयर्स ऑफ सकर्स होते हैं, सेंटर में रोस्टेलम होता है, जिसके बाहर जो है 22 टू 32, 22 से 32 काइटिनियस हुक होते हैं। फिर मैंने बताया कि किस तरह से काइटिनियस हुक जो होता है वो हेल्प करता है टीनिया सोलियम को। तो मैंने आपको बताया कि आंतरिक दीवार से चिपकने में फॉर द प्रोवाइड द अटैचमेंट विद द इंटेस्टाइनल वॉल क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टीनिया सेजिनाटा की अगर बात करें तो उसमें रोस्टेलम या फिर काइटिनियस हुक नहीं पाए जाते हैं, और यही वो डिफरेंस है जो टीनिया सेजिनाटा और टीनिया सोलियम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रोसेस मैंने बताया आपको स्ट्रोबिला के बारे में, जो कि बेसिकली एक स्यूडो सेगमेंट होता है, और ये स्ट्रोबिलेशन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, उससे ये क्या करते हैं, स्ट्रोबिला को जो है पार्ट में डिवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस मैंने आपको बताया एपोलाइसिस के बारे में, कि अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के मल पदार्थ के साथ, वेस्ट मटेरियल के साथ किसका बाहर आना, मैंने कहा स्यूडो सेगमेंट का बाहर आना ही क्या कहलाता है, एपोलाइसिस कहलाता है। चलिए हम टीनिया सोलियम के बारे में ही, इसी के लाइफ साइकिल के बारे में कुछ और बात हम डिस्कस करें, जो यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे टीनिया सोलियम को ही क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, और इसी में ही मैं आपको बताने वाला हूँ नोट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, मैंने कहा नोट पॉइंट बताने वाला हूँ, और ये नोट पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैंने कहा अगर हम यहाँ पे टीनिया सोलियम ले, यहाँ पर कुछ एक कंसेप्ट दे रहा हूँ चार्ट में आपको, इसे हम क्या करें समझें। तो मैंने कहा बेसिकली ये जो टीनिया सोलियम है, बेसिकली टीनिया सोलियम में क्या होता है, टीनिया सोलियम में मैंने कहा कुछ एक जो सेगमेंट होते हैं, मैंने कहा ये बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड होता रहता है एपोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो मैंने कहा इसके सेगमेंट जो है बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हूँ 3 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में, मैंने कहा यहाँ पर हम टीनिया सोलियम जो होता है उसके सेगमेंट को यहाँ पर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, और ये कैटेगरी ये कौन कौन से हैं, देखिए मैंने कहा अगर इसके स्यूडो सेगमेंट में हम पर्टिकुलर किस नंबर की बात कर रहे हैं, टीनिया सोलियम में पाए जाने वाले स्यूडो सेगमेंट में अगर हम 1 to 250, मैंने कहा 1 to 250 मतलब 1 से 250 तक के हम कूट खंड की बात करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, मैंने कहा 1 to 250 तक के जो भी यहाँ पर स्यूडो सेगमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इमैच्योर। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इमैच्योर सेगमेंट कहते हैं, या अपरिपक्व खंड कहा जाता है। यहाँ से बहुत बार जो है एडवांस लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं कि 1 to 250 जो होता है स्यूडो सेगमेंट टीनिया सोलियम में, जनरली हम इसको क्या कहते हैं, अपरिपक्व खंड कहते हैं, इमैच्योर सेगमेंट कहते हैं। इमैच्योर सेगमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जनरली हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्या, कि ये बेसिकली जो इमैच्योर सेगमेंट होते हैं, अपरिपक्व खंड होते हैं, यहाँ पर केवल नर जननांग पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे केवल क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस इमैच्योर सेगमेंट में अगर केवल और केवल मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपरिपक्व कहते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके पर्टिकुलर नेक्स्ट स्यूडो सेगमेंट की तरफ। 1 से 250 तक हमने बात कर ली, इसको मैं इमैच्योर बोल दिया। अब हम बात करते हैं 251 से 650 तक। कितने, मैंने कहा अगर हम 251 से 650 251 से 650वें वाले हम कूटखंड की बात करते हैं, तो इस तरह के स्यूडो सेगमेंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैच्योर सेगमेंट। क्या कहते हैं, मैच्योर सेगमेंट। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसी तरह से आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे टीनिया सोलियम में जो है 251 से 650, 251 से 650 तक किस प्रकार के सेगमेंट होते हैं, आपका आंसर होगा परिपक्व। कौन सा, मैच्योर सेगमेंट। अच्छा, मैच्योर सेगमेंट क्यों बोला, हमने इमैच्योर तब कहा था जब केवल क्या प्रेजेंट हो, मैंने कहा यहां पे केवल मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, और यहां पे मैच्योर तब बोलेंगे जब यहां पे मेल सेक्स ऑर्गन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा, मैंने कहा यहां पे मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हम यहां पे टीनिया सोलियम में जो थर्ड पार्ट है स्यूडो सेगमेंट की बात कर रहे हैं,
और स्यूडो सेगमेंट में मैंने आपको फर्स्ट मैंने बताया कि यहाँ पे स्यूडो सेगमेंट में इमेच्योर सेगमेंट किसको बोला, जिसमें केवल मेल सेक्स ऑर्गन है। और यहाँ पे 251 से 650 तक जो है सेगमेंट को हम कहते हैं मैच्योर। इसमें मैच्योर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब नर जननांग भी होते हैं और मादा जननांग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब लास्ट सेगमेंट की बात करते हैं कि आखिर 251 से 650 तक हमने सेकंड में बात की। हम अब बात करने वाले हैं लास्ट सेगमेंट। हम बात कर रहे हैं कि 651 के बाद क्या होगा। 651 के बाद जो टीनिया सोलियम का जो स्यूडो सेगमेंट होता है वो आगे जो है क्या हो जाता है, डेवलप होकर के, विकसित होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, मैंने कहा ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। किसका, मैंने कहा युग्मनज का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो इसका जाइगोट होता है, बेसिकली मैंने कहा कि इसके जाइगोट में क्या होता है, यहाँ पर ये ब्रांच्ड होते हैं। ये जाइगोट कैसे होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, मतलब शाखित प्रकार के युग्मनज पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी शाखित प्रकार के युग्मनज से जैसे ही ये एपोलाइसिस के प्रक्रिया के द्वारा टीनिया सोलियम अपने कूटखंड को, स्यूडो सेगमेंट को अगर बाहर निकालेगा, तो जैसे ही यहां पर स्यूडो सेगमेंट बाहर निकलेगा तो इसका जो फर्स्ट लार्वल स्टेज होता है, मैंने 3 लार्वल स्टेज ऑफ द टीनिया सोलियम को प्रीवियसली अभी डिस्कस किया कि वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है ऑन्कोस्फीयर, एक होता है हेक्साकेंथ और लास्ट होता है सिस्टिसर्कस। ठीक है, यहां पर ये ब्रांच्ड जाइगोट से ये जो फर्स्ट लार्वल स्टेज होता है वो टूटकर जो है स्यूडो सेगमेंट के साथ बाहर निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो यहां पर हमने कहा कि जो फर्स्ट लार्वल स्टेज है उसे क्या कहते हैं, ऑन्कोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन्कोस्फीयर कहते हैं। और यही ऑन्कोस्फीयर जो होता है वो बेसिकली किससे टूटकर बाहर निकल रहा है, जाइगोट ब्रांच्ड जो होता है, मतलब युग्मनज जो शाखित प्रकार का होता है उससे ये टूटकर बाहर निकल गया। अब ये ऑन्कोस्फीयर जो होता है वो किस में एंटर करता है, मैंने कहा ये जो टीनिया सोलियम है ना, उसका सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, इसका सेकेंडरी होस्ट होता है पिग। क्या होता है, पिग। पिग के लिए ही हम सस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये पिग और सस में क्या करेगा, एंटर करेगा, प्रवेश करेगा। पिग और सस में जैसे ही एंटर करेगा, जो कि इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, तो ये ऑन्कोस्फीयर जैसे ही पिग और सस में एंटर करता है, तो ये ऑन्कोस्फीयर के बाद ये जो लार्वा है वो नेक्स्ट लार्वल स्टेज में चेंज हो जाता है। ऑन्कोस्फीयर के बाद ये यहाँ पर कौन सा लार्वा होता है, मैंने कहा ऑन्कोस्फीयर के बाद ये हेक्साकेंथ लार्वा जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कौन सा लार्वा, मैंने कहा यहां पर जो लार्वा होता है उसे हम कहते हैं हेक्साकेंथ लार्वा। तो मैंने कहा ये जो हेक्साकेंथ लार्वा होता है, हेक्साकेंथ लार्वा, उसमें ये ऑन्कोस्फीयर लार्वा क्या हो जाने वाला है, चेंज होने वाला है। हेक्साकेंथ में हम हेक्सा वर्ड क्या होता है, मैंने कहा ये जो हेक्सा होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, 6 को। क्यों, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ हुक्स कितने होते हैं, यहां पर नंबर ऑफ हुक्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो युग्मनज होता है वो शाखित होता है। इससे जो है स्यूडो सेगमेंट के साथ फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑन्कोस्फीयर टूट के बाहर निकला। ये ऑन्कोस्फीयर जो है इसका सेकेंडरी होस्ट जो होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, पिग और सस, उसको इन्फेक्ट किया। और उसको इन्फेक्ट करने के बाद ये ऑन्कोस्फीयर नेक्स्ट लार्वल स्टेज में चेंज हो गया। ये कौन सा है, हेक्साकेंथ लार्वा होता है, जिसमें नंबर ऑफ हुक्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये जो हुक्स होता है ये पिग के इंटेस्टाइनल वॉल में ही क्या हो जाता है, रह जाता है। और उसके इंटेस्टाइन को क्या करेगा, धीरे धीरे इन्फेक्ट करेगा, उसको पोरस बना देगा, मतलब उसके आंत के दीवार को छिद्रित कर देगा। जिस तरह से मैंने कहा इससे पर्टिकुलर कौन सा डिजीज होने वाला है, मैंने कहा इससे जो पिग में डिजीज होता है बेसिकली उसी को हम कहते हैं टीनियसिस। और इस तरह के पिग को क्या कहेंगे, इस तरह के पिग को कहेंगे बेसिकली क्या, इसे हम कहेंगे इन्फेक्टेड पिग। क्या बोलेंगे, इन्फेक्टेड पिग बोलेंगे। ठीक है, और ये जो इन्फेक्टेड पिग होता है इसी ही पिग के पोर्क, मतलब पोर्क क्या होता है, मैंने कहा पोर्क जो होता है वो मीट होता है या फिर फ्लैश वाला पार्ट होता है, वो मांस होता है, जिसे हम क्या करते हैं, कहा जाता है बेसिकली ये पिग का जो इन्फेक्टेड पिग है जिसमें टीनिया सोलियम का क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, तो इसके पोर्क, इसके मीट को, इसके मांस को क्या कहते हैं, इसके मांस को कहा जाता है मिजेली। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मिजेली कहते हैं। और जैसे ही कोई भी पर्सन इस मिजेली को क्या कर ले, मैंने कहा ईट कर ले, खा ले, तो उसे कौन सा डिजीज हो जाएगा, इसे टीनियसिस डिजीज हो जाएगा। कौन सा, मैंने कहा इसे टीनियसिस डिजीज हो जाता है। तो हमने ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पर डिस्कस किया। वन मोर टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीनिया सोलियम जो होता है इसके बॉडी में मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, 1 से 250 तक इमेच्योर इन विच द मेल सेक्स ऑर्गन आर द एब्सेंट।
251 से 650 तक मेच्योर सेगमेंट इन विच द मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर द प्रेजेंट। ठीक है, मैंने कहा आफ्टर 651 क्या होता है, जाइगोट ब्रांच हो जाता है और ये जो है ऑन्कोस्फीयर जो है लार्वा जो है उसको सिक्रेट करता है, रिलीज करता है, जो कि सेकेंडरी होस्ट पिग और सस को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, एंटर हो जाएगा उसमें। इस तरह के पिग को हम कहते हैं इन्फेक्टेड पिग, इन्फेक्टिंग सस कहते हैं, और उसके मीट उसके पोक को क्या कहते हैं, मैंने कहा मिजेली कहा जाता है। इस मिजेली को जैसे ही कोई भी पर्सन अगर खा ले उससे कौन सा डिजीज होता है, टीनियसिस डिजीज हो जाता है, जिससे बेसिकली मैंने कहा कि इससे आई साइट मतलब जो हमें दिखाई देने की शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है, कम हो जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस के सभी मेंबर्स, उसके जो भी जनरल कैरेक्टर्स थे उन सभी के बारे में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो हमने यहाँ पर सिलेंट्रेटा के बाद टिनोफोरा, उसके बाद मैंने प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्या कर दिया, डिटेल में बताया। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो हमने प्रीवियस 3 फाइलम स्टडी कर लिए हैं उसके क्वेश्चंस मैंने अब तक डिस्कस नहीं किए। ठीक है, इसीलिए मैं कौन कौन से फाइलम, मैंने कहा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसके जो भी जनरल कैरेक्टर्स के साथ साथ मैंने इसकी क्लासिफिकेशन, एग्जांपल, इसके कॉमन नेम या फिर जो भी डिजीज की बात की है उन सभी पे मैंने कुछ एक बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 20 से लेकर के 30 तक, वो क्वेश्चन मैं इन तीनों फाइलम को जो है लेकर आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में ही उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है जिसे हम एस्केहेल्मिन्थेस कहते हैं, राउंड वॉर्म मतलब गोलकृमि के बारे में पढ़ते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।